Thank you. Now, Sri Jayaprakash Agarwal. सभापति महोदय, मुझे खुशी है नारायण स्वामी जी ने ये रेजोल्यूशन यहाँ पेश किया। इस समय वो नहीं है, एक मजबूत इंसान है और मैं समझता हूँ शायद 1 घंटे बाद वो यहाँ खड़े होकर ये कहेंगे कि मैं इसे वापस लेता हूँ। एक प्रोसीजर है, लेकिन जो बात उन्होंने यहाँ रखी है वो बात सरकार जरूर माने, ऐसा मैं चाहता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने रखी हैं और जो खास खामियां हैं इस सारे प्रोसेस में। पॉइंट्स वही हैं जो सब कह रहे हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं भी रखना चाहता हूं। जैसे उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स के लिए कहा, ये ठीक है, डिलिमिटेशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत फर्क हैं। दिल्ली के बारे में आपने भी कहा, उन्होंने भी कहा। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमने देखा पहले दिल्ली 4 दीवारी के अंदर की दिल्ली होती थी, 5 लोकसभा की सीट होती थी, 7 हो गई। पहले 50 मेंबर की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी, अब 70 की असेंबली है। तो डिलिमिटेशन होना जरूरी था। चांदनी चौक में एक मेंबर पार्लियामेंट 3.5 लाख पे चुनकर आता है और आउटर दिल्ली में वही आदमी 32 लाख पे चुनकर आता है। हमारे यहाँ 4 असेंबली के मेंबर हैं और उनके यहाँ 21 असेंबली के मेंबर हैं। ईस्ट दिल्ली में 20 असेंबली मेंबर हैं। सदर में 5 पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट के नीचे 5 असेंबली के मेंबर हैं। तो ये होना बहुत जरूरी था। और इस प्रोसेस में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जिसमें एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं और बाकी एसोसिएट मेंबर हैं। सर, उन एसोसिएट मेंबर्स का रोल क्या है? क्या सिर्फ वहां जाकर अपनी बात कह दें और वापस आ जाएं? और जो कुछ इस प्रोसेस में हुआ वो एक बड़ा अजीब सा मजाक बन के रह गया कि जो लोग जानते हैं अपनी स्टेट के बारे में, जो लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से दिल्ली में राजनीति करते हैं या किसी भी स्टेट में करते हैं, उनकी राय सिर्फ राय बनकर रह जाएगी और जो चेयरमैन है उनकी मर्जी है वो उस बात को माने या ना माने, जिनको उस बात की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस प्रोसेस को भी देखा जिसके अंदर एसोसिएट मेंबर्स ने अपनी इन राइटिंग वहां पर पूरी अपनी राय उन्होंने दी उस प्रोसेस के अंदर और उस मीटिंग के अंदर। और मुझे वो ऑब्जर्वेशन भी मालूम है उन चेयरमैन साहब की, जिन्होंने ये कहा कि मेरी मर्जी है, मैं इसे मानना चाहूं तो मानूंगा और नहीं मानना चाहता तो मैं नहीं मानूंगा। ये जरूरी नहीं है कि जो राय आप दे रहे हैं उस राय को मानने के लिए मैं बाध्य हूं। मुझे इस बात पर बहुत सख्त एतराज है। सर, जिन लोगों की राय सबसे ज्यादा, क्या है प्रजातंत्र? प्रजातंत्र में हम चुनकर आते हैं, चुनकर आने के लिए हर स्टेट में कुछ सीट मुकर्रर है और अगर कोई भी आदमी उसके बारे में सबसे अच्छी तरह जानता है तो वो वहां का चुना हुआ नुमाइंदा जानता है। उसके अलावा किसी और दूसरे आदमी की राय उसमें मानी नहीं जा सकती। तो मेरा मानना यह है कि जो ये प्रोसेस है अभी पूरा नहीं हुआ है और इस प्रोसेस के अंदर ये जरूरी है कि जो एसोसिएट मेंबर हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और उस डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पूरे अख्तियार होने चाहिए उस कमेटी के अंदर, ताकि वो अपनी राय को उसमें तब्दील करा सके और सही राय दे सके और सही फैसला करा सके। मुझे कुछ एमपीज और एमएलएस जो एसोसिएट मेंबर थे, मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और मुझे ये जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो जब मीटिंग में से होकर बाहर आते और उनसे ये पूछा जाता था कि आप आज क्या करके आए, तो वो ये कहते थे हमें कुछ नहीं मालूम कि इसमें क्या होने वाला है, हम सिर्फ अपनी बात कहकर आए हैं और समझने वाला क्या समझ रहा है हमें ये भी मालूम नहीं। सर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके बारे में देना चाहता हूं। बड़ा अजीब सा मजाक है। हमारी दिल्ली की यमुना का दूसरे हिस्से को ईस्ट दिल्ली कहा जाता है। ईस्ट दिल्ली की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने वाले हैं वो वहां 16 में से 8 एक तरफ है, 8 एक तरफ है। उधर भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलानी है और इधर भी मिलानी है। बजाय इसके कि 16 में से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाने के बाद बाकी 6 में 4 जैसे पहले मिली हुई थी वैसे मिलाते, अब इन्होंने, क्योंकि 10 असेंबली एक के नीचे आनी है,
निजामुद्दीन और ओखला ईस्ट दिल्ली में मिला दिया। ओखला का ईस्ट दिल्ली से कोई संबंध ही नहीं है, निजामुद्दीन का ईस्ट दिल्ली से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद तिमारपुर का जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाई है उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये उसके बाद वसंत कुंज का हिस्सा बिजवासन में मिला दिया। कहां वसंत कुंज, कहां बिजवासन। इसी तरह और कई कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं वो नाम नहीं पढ़ के देना चाहता। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो लोग वहां बैठे हैं एक बड़ी अजीब सी अथॉरिटी डिक्टेटर टाइप रवैया उन्होंने अख्तियार कर लिया कि आप जो कहना चाहते हैं हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बरक्स कुछ ऐसे फैसले भी उन्होंने करे हैं जो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने फैसले किए। पहले एक फैसला हुआ, माना गया एक राय शामिल है, मान लीजिए अगर सारी पार्टी के आदमी उसके अंदर शामिल है, एसोसिएट मेंबर है, और उन्होंने एक राय अगर होकर कोई बात कही है तो उसे मान लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। डिलिमिटेशन कमीशन के जो 3 मेंबर हैं वो कहते हैं हम इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप अगर सारा फैसला करके आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसे माने। तो ये सर जो रवैया अख्तियार किया गया है, तो नारायण स्वामी जी ने जो बात कही है मैं अपने शब्द उनके साथ जोड़ता हूं और आशा करता हूं। वापिस मत लेना, तब मैं आपके साथ हूं। अभी 1 घंटे बाद वापिस लेने वाले हो ऑफिस से। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये सही है। ये बिल्कुल प्रोसेस बड़ा अजीब है और बड़ी तकलीफ हुई है इन सबको देखकर। और बल्कि जो और स्टेट्स के बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट जिनसे बात होती है उनको भी यही तकलीफ है। कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसीज के हाथ ही बदल गए, उसकी जो वो क्या बोलते हैं परिधि होती है वो ही बदल गई, उसका कैरेक्टर ही बदल गया कॉन्स्टिट्यूंसी का। सर हमारे यहां जैसे दिल्ली में पहले 13 ऐसी सीट थी, एक उन्होंने फॉर्मूला अख्तियार कर लिया कि 16.3% के ऊपर हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी आएंगी उतनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेंगे। अब उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी सीट घट के 12 हो जाएंगी। सर मुझे इस बात पे बहुत सख्त एतराज है। आप कोई फॉर्मूला बनाए, जब क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। एक तरफ हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक तरफ उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसी एक फॉर्मूले को अख्तियार करके आप उन सीटों को कम करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं ये बेइंसाफी होगी उनके साथ और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरी मांग है ये, नारायण स्वामी जी मैं आशा करता हूं कि आप इस पे भी जोर देंगे जब आखिर में आप बोलेंगे कि ये जो सीटें हैं जो आपने लिमिट करके रखी हैं, रिजर्व करके रखी है, उनके अंदर किसी तरह की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। आपका पैरामीटर बदल जाए कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जो आपने उन लोगों को एक छूट दी है, एक अच्छी इज्जत दी है, जो आपने उनको ताकत दी है, उस ताकत को कम नहीं करना चाहिए। इससे लोगों में रिजेंटमेंट होगा और ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ वैसे ही एससी सीटें हैं, एसटी हमारे यहाँ बहुत कम है या ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जब से दिल्ली बसी है। तो मैं आशा करता हूं कि चाहे दोनों मिलाकर करें, जैसे भी करें, ये सीट में कमी नहीं आनी चाहिए, किसी सूरत में कमी नहीं आनी चाहिए। उसी तरह जो नाम बदले गए हैं, चांदनी चौक का नाम तो एज इट इज उन्होंने माना है कि हम रखेंगे, लेकिन नई दिल्ली है, करोल बाग है। अब करोल बाग जब से दिल्ली बसी है, जब से करोल बाग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है और उसके नाम से वो जानी जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि वो जो नई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी उसका नाम वो करोल बाग ही रखे। ये नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिल्ली, अलग अलग किस्म के जो नाम रखना चाहते हैं उन नामों पे भी मुझे बहुत सख्त एतराज है। ये पुराने नाम हैं, चले आ रहे हैं बहुत सालों से, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसियां उन नामों से जानी जाती हैं। बहुत सारे लोग, पुराने दिल्ली के पुराने लोग इन कॉन्स्टिट्यूएंसियों के नाम से जाने जाते थे। जैसे पहले कृष्णा तीरथ के जो फादर इन लॉ है टी सोहनलाल, वो लोकसभा के मेंबर रहे हैं। जब भी टी सोहनलाल का नाम आता था लोग कहते थे कि करोल बाग वाले। इसी तरह चौधरी प्रेम प्रकाश दिल्ली के बड़े ताकतवर नेता रहे, उनका नाम जाना जाता था तो आउटर दिल्ली वाले चौधरी प्रेम प्रकाश, एचकेएल भगत का नाम जाता था ईस्ट दिल्ली वाले एचकेएल भगत। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारी धरोहर है, जो हमारे नाम है, इन नामों को इसी तरह रखा जाएगा और इनको नहीं बदला जाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आशा करता हूं कि आपकी भी प्रोटेक्शन हमें चाहिए। नारायण स्वामी जी हमारे लीडर हैं और मैं आशा करता हूं जो बातें मैंने रखी हैं वो आप मानी जाएगी, सरकार उन्हें मानेंगे। आदरणीय सिब्बल साहब यहां मौजूद हैं,
मैं इनका भी प्रोटेक्शन चाहता हूं और आशा करता हूं कि ये भी मेरी राय से सहमत होंगे और इसमें कोई ना कोई कदम उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Yes, thank you, Mr. Gawar. Now